हेलो स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर के अंदर हम आरडीबीएमएस के अंदर दो टॉपिक्स है हमारे पास। ठीक है, आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट और उसके बाद है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, मतलब किस किस तरीके से मॉडल बनाए जाते हैं। ठीक है, जो भी हमारे रिलेशनशिप रहते हैं, जो भी हमारे टेबल्स रहते हैं, उसके साथ किस तरीके से कैलकुलेशन और किस तरीके से अलग अलग डेटा को ज्वाइन किया जाता है, तो उसके लिए बताया गया है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। ठीक है, तो दो टॉपिक है आज के लेक्चर के अंदर। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये दोनों टॉपिक हम जो आगे पढ़ चुके हैं वही चीज, सारी चीजें रिपीट हो रही है पर एक साथ हो रही है। जो अलग अलग लेक्चर के अंदर हमने पढ़ी थी वो सारी चीजें धीरे धीरे रिवीजन हो रही है। ठीक है, और रिवीजन होने के बाद जो अच्छे से समझ जाओगे तो उसको आप इम्प्लीमेंट करने के लिए आगे आपको और भी नेक्स्ट टॉपिक के अंदर वो हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कि आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट। ठीक है, क्या रहता है उसके अंदर, कौन कौन सी चीजें आती है, तो उसके बारे में दिया गया है कि आरडीबीएमएस स्टैंड फॉर रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जो आगे आप पढ़े हो। ठीक है, फिर अ रिलेशनल मॉडल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज अ टेबल ऑफ रो एंड कॉलम। मतलब जो भी हमारे पास डेटा है उसको वो एक टेबल के फॉर्मेट में रहता है और टेबल के अंदर एक रो और कॉलम के फॉर्मेट, मतलब एक टेबुलर फॉर्म के अंदर मुझे सारा कुछ डेटा दिखाई देता है। ठीक है, तो उसके अंदर कौन कौन से मेन मेन टॉपिक है वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अ रिलेशनल डेटाबेस हैज फॉलोइंग मेजर कंपोनेंट। तो रिलेशनल डेटाबेस के अंदर ये चार तरीके के अलग अलग टॉपिक होते हैं जिसकी मदद से आप आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट को इम्प्लीमेंट कर सकते हो, मतलब प्रैक्टिकली आप देख सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने लास्ट किसी लेक्चर के अंदर बताया था आपको कि टेबल क्या होता है, उसके अंदर टुपल क्या होती है, फिर फील्ड और कॉलम क्या होता है, उसको एट्रीब्यूट भी आप बोल सकते हो, एंटिटी, रिलेशनशिप डायग्राम जो मैंने लास्ट टाइम आपको पढ़ाया था उसके अंदर एट्रीब्यूट और टेबल दो चीजें तो खास थी। उसके बाद डोमेन है। ठीक है, तो ये चार टॉपिक्स के बारे में आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट में हम पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास आ जाता है कि टेबल। ठीक है, तो टेबल क्या होता है। तो टेबल मतलब उसके अंदर, टेबल मतलब अ कलेक्शन ऑफ डेटा रिप्रेजेंट इन रो एंड कॉलम। मतलब टेबल के अंदर हमारी वन टाइप ऑफ एक इंफॉर्मेशन पड़ी रहती है जो रो और कॉलम के फॉर्मेट में रहती है। ठीक है, उस रो और कॉलम के फॉर्मेट में जो भी हमारा डेटा रहता है, ठीक है, उसके अंदर बहुत सारी रो के अंदर बहुत सारी अलग अलग कॉलम भी रहती है। ठीक है, उसका आप अच्छी तरीके से मेंशन भी अलग अलग डिफरेंट वे में भी कर सकते हो। ठीक है, तो वन टाइप ऑफ मतलब टेबल मतलब एक कलेक्शन ऑफ डेटा जहाँ पे रो और कॉलम के फॉर्मेट में डेटा पड़ा रहता है। तो हर एक टेबल के अंदर उसका एक खुद का एक नाम रहता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है कि स्टूडेंट, तो इस टेबल का नाम मैंने दिया है स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे वही लिखा है तो ईच टेबल हैज अ नेम इन अ डेटाबेस। मतलब डेटाबेस के अंदर हर एक टेबल का एक पर्टिकुलर यूनिक रहता है, उसको आप दोबारा नहीं दे सकते। अगर दोबारा दोगे तो पुराना जो भी टेबल है वो आपका रिमूव हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद वहां पे नया टेबल क्लियर होके आ जाएगा, मतलब ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, फिर लिखा है कि फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग टेबल स्टूडेंट स्टोर द इन्फॉर्मेशन। मतलब स्टूडेंट नाम के फॉलोइंग टेबल के अंदर जो स्टूडेंट टेबल दिया है उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग इन्फॉर्मेशन दी गई है। ठीक है, तो ये आपका वन टाइप ऑफ एक टेबल हो गया। और टेबल के अंदर जो रो दिख रही है, ठीक है, ये जो स्टूडेंट आईडी, नेम, एड्रेस और एज, ये आपकी बोली जाती है एट्रीब्यूट। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि एट्रीब्यूट क्या रहता है, तो एट्रीब्यूट मतलब वन टाइप ऑफ जो आपको कॉलम के ऊपर के अंदर जो हेडिंग दिखाई देता है उसे यहाँ पे एट्रीब्यूट बोला जाता है। मतलब कॉलम का वो नेम है। ठीक है, इस कॉलम के अंदर इसका नाम, यहाँ पे स्टूडेंट एड्रेस, इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट एज, इस कॉलम के अंदर स्टूडेंट आईडी। ठीक है, फिर मैं कितने भी स्टूडेंट मुझे ऐड करने, तो ये हमारी फर्स्ट रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जितने भी मुझे स्टूडेंट यहाँ पे ऐड करने उतने में कर सकता हूँ। तो उसके अंदर कौन सी चार चीजें कॉमन आएगी, उसकी आईडी, नेम, एड्रेस और एज, ये चार चीजें हर एक बार कॉमन आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से टेबल को रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर है उसके अंदर कि रिकॉर्ड और टुपल। तो रिकॉर्ड किसे बोलते हैं और टुपल किसे बोलते हैं, तो उसके बारे में भी यहाँ पे लिख दिया गया है कि जैसे मैंने आपको बताया कि 102 यहाँ पे दिया गया है, तो 102 क्या है, वन टाइप ऑफ आपकी रो है। ठीक है, तो रो को यहाँ पर रिकॉर्ड भी बोल सकते हो या फिर आप टुपल भी बोल सकते हो। तो यहाँ पे दिया गया है कि ईच रो ऑफ टेबल इज नॉन एज अ रिकॉर्ड। मतलब हर एक टेबल की जितनी भी रो है उसे बोला जाता है रिकॉर्ड, या टुपल भी उसे बोल सकते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज अ टुपल। ठीक है, तो अब आपको पता चला होगा टुपल मतलब क्या हो गया, वन टाइप ऑफ उसकी रो, उसके अंदर जो भी इंफॉर्मेशन पड़ी है उसको बोला जाता है टुपल।
फॉर एग्जाम्पल, तो फॉलोइंग रो इज रिकॉर्ड दैट वी हैव टेकन फ्रॉम अबो टेबल, मतलब जो भी हमारा ऊपर का टेबल था उसके अंदर से ही हमने ली हुई है, ठीक है, एक रो को लिए, तो ये हमारी वन टाइप ऑफ एक टुपल हुई, तो इसके अंदर बहुत सारी टुपल्स थे, 4 टुपल्स है, और यहाँ पे मेरे पास 3 टुपल, एक ही टुपल है, ठीक है। फिर एक कॉलम और फील्ड और एट्रीब्यूट, मतलब इन 3 नाम से इसको पहचाना जाता है डीबीएमएस के अंदर। फील्ड मतलब उसकी जो कॉलम का नाम रहता है उसे भी फील्ड बोल सकते हो, कॉलम नेम उसे भी यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है, और जो एट्रीब्यूट है उसे भी यहाँ पे आप कॉलम एट्रीब्यूट बोल सकते हो, ठीक है। तो अबो टेबल स्टूडेंट हैज अ 4 फील्ड, तो जैसे मैंने बताया कि ये उसकी आईडी है, नेम है, उसका एड्रेस है, और ये आपकी उसकी एज है, तो इसको बोल यहाँ पे बोला जाता है कॉलम और एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो स्टूडेंट आईडी, स्टूडेंट नेम, स्टूडेंट एड्रेस और स्टूडेंट एज, तो ये आपको समझ में आ ही गया होगा कि किसको एट्रीब्यूट बोलते हैं और किसको टुपल बोलते हैं, किसको रिकॉर्ड बोलते हैं, किसको कॉलम नेम बोलते हैं, किसको फील्ड बोलते हैं, तो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं कि डोमेन, तो डोमेन क्या रहता है। फिर एक ये डोमेन इज अ सेट ऑफ परमिटेड वैल्यू फॉर एन एट्रीब्यूट इन टेबल, मतलब जिस तरीके से आप फ्लिपकार्ट यूज या किसी भी तरीके की वेबसाइट अगर आपने ऑनलाइन देखी होगी, तो उसके अंदर आपके पास से कभी भी पहली बार रजिस्टर करते हो तो आपके पास से ये यूजर नेम, फिर ईमेल, फोन नंबर और पासवर्ड, ये 3 चीजें, मतलब ये 4 चीजें आपके पास है कंपलसरी, वो फिलअप करवाते हैं। और जो 4 फील्ड है उसके जो टेबल रहता है उसके बैकएंड में जाकर स्टोर हो जाए, तो जो भी हमारा सर्वर है, मतलब जो भी हमने ऑनलाइन वेबसाइट को पुट किया है वहाँ पे जो भी इंफॉर्मेशन वो रहेगी हम फिलअप करते हैं फॉर्म के फॉर्मेट में, तो जब भी स्टोर होगी तो डोमेन के पास जाएगी, डोमेन मतलब हमारा जो सर्वर होगा उसके पास, और वहाँ पे वो परमिशन देगा कि भाई ये 4 तरीके के ही डेटा मेरे पास आने चाहिए, ठीक है, तभी वो आगे जाके प्रोसेस होगी और टेबल के अंदर स्टोर होगी। चेक फॉर एग्जांपल के फॉर्म में दिया कि डोमेन ऑफ मंथ ऑफ ईयर एक्सेप्ट जनवरी, फरवरी, दिसंबर एज वैल्यू, मतलब इस तरीके की वैल्यू वो एक्सेप्ट करता है। डोमेन ऑफ डेट कैन बी एक्सेप्ट ऑल पॉसिबल वैलिड डेट, मतलब जो भी पॉसिबली डेट होती है उसको भी वो एक्सेप्ट ऑटोमेटिकली कर लेता है। फिर एक वी स्पेसिफाई डोमेन ऑफ एट्रीब्यूट वाइल क्रिएटिंग टेबल, मतलब जब हम डोमेन क्रिएट करते हैं तब उसी टाइम पे हम बता देते हैं कि इसको ऑटोमेटिकली जब जैसे हम डेटा इंसर्ट करते हैं तो ये डेट वैलिड होके ही चाहिए उसके अंदर। फिर एक एन एट्रीब्यूट कैन नॉट एक्सेप्ट वैल्यू डेटा आउटसाइड ऑफ द डोमेन, मतलब उसके मुताबिक ना हो तो वो डेटा को स्टोर करने नहीं देता, ठीक है। फिर एग्जांपल इन अबव टेबल स्टूडेंट द स्टूडेंट आईडी फील्ड हैज अ इंटीजर डोमेन सो दैट फील्ड कैन नॉट एक्सेप्ट द वैल्यू डेटा नॉट इंटीजर फॉर एग्जांपल, ठीक है। अगर स्टूडेंट आईडी उसके अंदर आप नेम स्टोर करवाना चाहते हो तो वो आप स्टोर वहां पे नहीं कर सकते, ये इनवैलिड है। जिस तरीके का डेटा आपको बोला गया उसी तरीके का डेटा आप वहां पे स्टोर कर सकते हो। अगर आप वहां पे दूसरी तरीके का डेटा डालने की कोशिश करोगे तो वो वन टाइप ऑफ एक एरर दे देगा, ठीक है। फिर यहाँ पे देखा स्टूडेंट आईडी कैन नॉट हैज अ वैल्यू लाइक फर्स्ट, इस तरीके की वैल्यू आप नहीं दे सकते, या फिर 10.11 इस तरीके की भी वैल्यू आप नहीं दे सकते। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि कभी भी आप स्टूडेंट आईडी के अंदर नंबर डालते हो तो ऑलवेज वो कंटिन्यू फॉर्मेट में ही रहता है, ठीक है। यहाँ पे 101 है तो यहाँ पे 102 ही आएगा। अगर यहाँ पे डायरेक्टली आप 105 डाल रहे हो तो वो कभी भी स्टोर करने नहीं देगा, ठीक है। तो ये इस तरीके की स्टूडेंट की आईडी, मतलब डोमेन के अंदर आप वैलिडेशन, मतलब उसको किस तरीके का डेटा एक्सेप्ट करवाना चाहते हो तो वही आप वहां पर भी दे सकते हो। उसे बोला जाता है सर्वर साइड वैलिडेशन। सर्वर साइड वैलिडेशन मतलब क्या होता है कि सर्वर वो एक्सेप्ट करेगा कि कभी भी आप अगर आपको नेम दिया गया है कि नेम के अंदर आप ईमेल डालोगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगा, या फिर ईमेल आपको फील्ड दी गई अगर आप वहां पे नेम डाल रहे हो तो वो वहां पे तुरंत एरर देगा दिस इज नॉट वैलिड, या फिर ऐसे दे देगा कि दिस ईमेल इज नॉट वैलिड। तो इस तरीके का वो मैसेज देगा ताकि यूजर को पता चलेगा कि मुझे इस तरीके की इंफॉर्मेशन यहाँ पे नहीं डालनी है, ठीक है। तो यहाँ पे डोमेन के थ्रू ही आप वैलिडेट कर सकते हो कि किस तरीके के एट्रीब्यूट के अंदर कौन सा डेटा जाएगा, मतलब किस कॉलम के अंदर किस तरीके का डेटा जाएगा वो पहले से ही फिक्स करके रखा जाता है, ठीक है। फिर आ जाता है कि ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, ठीक है। तो ये सारी चीजें थी हमारे पास कि आरडीबीएमएस कॉन्सेप्ट क्या होता है, टुपल, टेबल, फील्ड एंड डोमेन, ये 4 चीजें इसके अंदर आती है। उसके बाद किस किस तरीके का डेटा मेरे पास होता है तो किस किस तरीके से मैं मॉडल रिलेशनल बना सकता हूँ एक दूसरे के साथ, तो वो चीज यहाँ पे दी गई है।
तो फर्स्ट ऑफ ऑल है कि डेटा मॉडल शो दैट हाउ द डेटा इज कनेक्टेड एंड स्टोर इन द सिस्टम, मतलब सिस्टम के अंदर वो किस तरीके से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो किस तरीके से उसको स्टोर किया जाता है। इट शो द रिलेशनशिप बिटवीन डेटा, वो क्या कहता है कि वो किस तरीके का डेटा एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, वो बताता है कि इस तरीके से रिलेशन दो अलग अलग टेबल के साथ बनाई जाती है। फिर एक ये मॉडल इज बेसिकली कॉन्सेप्चुअलाइजेशन बिटवीन एट्रीब्यूट एंड एंटिटी, मतलब एंटिटी मतलब टेबल और उसकी जो फील्ड रहती है उसको किस तरीके से कॉन्सेप्ट वाइज कनेक्ट की जाती है मॉडल के अंदर, तो वो चीज यहाँ पे बताई गई है। फिर एक देर आर बेसिकली थ्री मेन डेटा मॉडल इन डीबीएमएस दैट वर नेटवर्क, हायरार्की एंड रिलेशनल। ठीक है, तो तीन तरीके के ही मॉडल कभी भी कोई भी यूज करता है ज्यादातर डेटा मॉडल के। उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग तरीके के डेटा मॉडल आते हैं जो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो वो तो जो पुराना है वो तो पढ़ने वाले ही है, और नया जो उसके साथ डेटा मॉडल आता है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं कि फ्लैट डेटा मॉडल। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्लैट डेटा मॉडल मतलब क्या हो जाता है कि फ्लैट डेटा मॉडल इज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इंट्रोड्यूस्ड मॉडल, and in this all the data used is kept in the same plane, since it was used earlier that this model was not so scientific। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मॉडल बनाया गया है वो एकदम फ्लैट है, वो डायरेक्टली आपको इम्प्लीमेंट करना रहता है आपके जो डेटाबेस रहते हैं उसके अंदर। तो इसके बेस पे आपको किसी भी तरीके का डायग्राम या मॉडल बनाने की जरूरत नहीं रहती, वो डायरेक्टली आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो। जिस तरीके से यहाँ पे बताया कि रोल नंबर यहाँ पे दिया गया है और यहाँ पे नेम, यहाँ पे कोर्स, तो इस तरीके से डायरेक्टली आप डेटाबेस के अंदर डेटा इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप परमानेंटली डेटा को सेव करके रख सकते हो। तो ये हो गया वन टाइप ऑफ फ्लैट डेटा मॉडल। ठीक है, फिर एक की एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल, जिस तरीके से हमने लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था वही यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया है कि ईआर मॉडल सबसे ज्यादा यूज होने वाला मॉडल है। जो ईआर मॉडल है, किसी भी तरीके की रिप्रेजेंटेशन या किसी भी एंटिटी के साथ रिलेशनशिप आपको दिखाना है तो उसके लिए यहाँ पे एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल यूज होता ही होता है। ठीक है, और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल इज बेस्ड ऑन नोशन ऑफ रियल वर्ल्ड एंटिटी एंड रिलेशन, मतलब रियल वर्ल्ड के अंदर जितनी भी तरीके की एंटिटी है एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी करवाने के लिए एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम का यूज किया जाता है। ठीक है, while formulating the real world scenario into the database model, an entity set is created and this model is dependent on two vital things, and they are, और वो क्या चीज है वो यहाँ पे आपको मेंशन करके दी गई है। तो किसी भी तरीके की रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी एंटिटी है किसी भी तरीके के डेटा को आप ले सकते हो, कि कोई भी आप टेबल है, पर्सन है, फैन है, ऐसी है, कोई भी चीज आप ले सकते हो। तो वो जो अलग अलग तरीके की एंटिटी दी गई उन दोनों के बीच में आपको रिलेशनशिप बताना है, तो रियल वर्ल्ड में एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल बहुत ही ज्यादा यूज होता है। एग्जाम्पल के फॉर्म में आपको नीचे दिया भी गया है कि यहाँ पे स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के अंदर कौन कौन से एट्रीब्यूट आ जाते हैं, उसका नाम, उसका नंबर, फिर उसका मेजर, फिर मतलब उसका माप, फिर उसके बाद उसका एड्रेस। तो स्टूडेंट है वो कोर्स के अंदर उसने एनरोल किया, तो कोर्स नाम की एक दूसरी एंटिटी दी गई है, उसके अंदर क्या होता है तो उसका सेक्शन और उसका टीचर, तो कोर्स कौन पढ़ाने वाला है, तो दो चीजें यहाँ पे दी गई है। तो इन दोनों के बीच में कनेक्टिविटी क्या होगी कि रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें पड़ी है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है कि स्टूडेंट है उसने इस कोर्स के अंदर एनरोल करना है। क्यों करना है, तो उसको वो चीजें सीखनी है, इसलिए उसने वहां पे एनरोल किया हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप बन गया वन टाइप ऑफ। तो रियल वर्ल्ड के अंदर जो भी चीजें आपके पास रहती है तो उन दोनों के बीच में रिलेशनशिप आपको कभी भी बनाए तो एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल ज्यादा काम आएगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए कि रिलेशनल डेटा मॉडल। रिलेशनल मतलब सेम थिंग जैसे हमने ऊपर पढ़ा था वैसे ही, पर एक के साथ कितनी कनेक्टिविटी रहती है उसको समझने के लिए रिलेशनल डेटा मॉडल का काम था। मतलब एक एम्प्लॉय है वो कितने घंटे, मतलब ये क्या हो गया कि उसकी मैप हो गई कि एम्प्लॉय वो कितने टाइम काम करेगा, एम्प्लॉय वो कितनी सैलरी यूज करेगा, मतलब कितनी सैलरी उसको पे की जाएगी। ठीक है, तो वो कितने टाइम कर सकते, मतलब बहुत ज्यादा होगा तो उसको डेटा मॉडल बोला जाता है। वो दोनों की बीच में रिलेशन बताना है तो उसके लिए एंटिटी ईआर डायग्राम यूज होता है।
तो इन दोनों में डिफरेंसेस क्या है, तो यहाँ पे दिया गया है कि उसको एरो फॉर्मेट में दिया गया है कि इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप, तो इसका रिलेशन यहाँ से हो रहा है, इसका रिलेशन यहाँ से हो रहा है, ठीक है। फिर है कि रिलेशनल मॉडल इज द मोस्ट पॉपुलर मॉडल एंड द मोस्ट एक्सटेंसिवली यूज मॉडल, मतलब बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला ये डेटा मॉडल है, ठीक है। रियल वर्ल्ड के अंदर एंटिटी को भी ज्वाइन करने के लिए या उसके बीच में रिलेशनशिप बताने के लिए। In this model, the data can be stored in the table and this storing is called as a relation, मतलब जो भी डेटा उसके पास रहता है उसको स्टोर करने के लिए टेबल की यूज की जाती है, और जो भी डेटा हो उस टेबल के अंदर स्टोर होता है उसे यहाँ पे रिलेशन बोला जाता है। और रिलेशनल relations can be normalized and the normalized relation value are called atomic value, मतलब एक के साथ एक ही अटैचमेंट रहता है, मतलब उसकी नॉर्मलाइजेशन रहती है कि नॉर्मलाइजेशन आगे हम पढ़ेंगे, पूरा हमारा पास चैप्टर है, ठीक है, कि एक के साथ कितना रिलेशनशिप बन रहा है। अभी अगर एक से साथ ज्यादा रिलेशन बन रहा है तो उसको मैनिपुलेट, मतलब उसको सिंपली करने के लिए नॉर्मलाइज का यूज किया जाता है कि आगे जाके वो कंफ्यूज ना हो, ठीक है। तो उसके लिए नॉर्मलाइजेशन का भी यूज कर सको, जो भी एक रिलेशन उसके साथ बनता है उसकी एक सिंगल वैल्यू होती है, एक पेयर के फॉर्मेट में रहती है, उसे यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू बोली जाती है, ठीक है। नॉर्मलाइजेशन के थ्रू जो भी इसकी कनेक्शन बनती है एक दूसरे के साथ उसे यहाँ पे एटॉमिक वैल्यू बोली जाती है। फिर है कि इच रो इन अ रिलेशन कंटेन ए यूनिक वैल्यू, मतलब जो भी इसके साथ डेटा कनेक्टिविटी रहेगी उसके अंदर हर एक के पास यूनिक डेटा रहेगा, ठीक है। तो each row in a relation contain a unique value and it is called tuple, जैसे हमने आगे बढ़ा कि उसे एक रो बोला जाता है। each column contain a value from same domain, it is called as attribute, मतलब हर एक कॉलम के अंदर जो भी हम वैल्यू डालते हैं उसे यहाँ पे बोला जाता है एट्रीब्यूट्स, ठीक है। तो ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर रिलेशनल डेटा मॉडल है। किसी भी तरीके की एंटी या रिलेशनशिप आपको कभी भी दिखाना रहता है तो उसके लिए रिलेशनल मॉडल या रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल, ये दोनों मॉडल का आप बहुत ही ज़्यादा यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद है कि नेटवर्क मॉडल, कितनी भी तरीके की एंटिटी रहती है एक दूसरे के साथ किस तरीके का रिलेशन है अच्छी तरीके से आप दिखाना चाहते हो तो उसके लिए एंटिटी नेटवर्क डेटा मॉडल भी यूज कर सकते हो। फिर एक नेटवर्क डेटा मॉडल हैज अ एंटिटी व्हिच आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन एंड सम एंटिटी इन द ग्राफ कैन बी एक्सेस थ्रू सेवरल पाथ, मतलब अलग अलग पाथ के थ्रू अलग अलग एंटिटी को कनेक्ट किया जाता है और एक दूसरे के साथ किस तरीके की कनेक्टिविटी की गई है तो वो यहाँ पे नेटवर्क मॉडल के अंदर की जाती है, तो इसलिए इसको बोला जाता है नेटवर्क डेटा मॉडल। मतलब जितनी भी एंटिटी आपके पास रहेगी तो एक दूसरे के साथ किस तरीके का उसका रिलेशनशिप बन रहा है तो उसको यहाँ पे डायरेक्टली आप मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो उसे यहाँ पे नेटवर्क मॉडल बोल सकते हो, ठीक है। ये बहुत ही कम यूज होता है पर हमें पता होना चाहिए। फिर एक ही हीरार्की मॉडल, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, तो ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल के अंदर हियरार्की, मतलब एक के पास जो भी फंक्शनलिटी उसको सब पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हैं, उसके बाद जो भी डेटा हमें मिलेगा उसको भी फर्दर हम सब पार्ट के अंदर डिवाइड कर सकते हो, तो उसको वन टाइप ऑफ हियरार्की डेटा मॉडल हो जाता है, जिसकी मदद से हमें पहचानने में समझ में आएगा कि कौन सी चीज कहाँ से वो हियरार्किकल हो रही है। मतलब एक के पास है तो दूसरे के पास ऑटोमेटिकली वो डेटा हियरार्क, मतलब वो ऑटोमेटिकली डिराइव होके आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं आपको बताया गया है कि hierarchical model has one parent entity with several children entity, but at the top we should have only one entity called root, मतलब सबसे पहले जो भी एंटिटी रहती है उसे यहाँ पे रूट एंटिटी बोला जाता है और उसको फर्दर सब पार्ट मतलब चिल्ड्रन के अंदर, चिल्ड्रन एंटिटी के अंदर कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो उसे यहाँ पे चिल्ड्रन एंटिटी बोल सकते हो। फिर पेट है तो यहाँ पे पेट के पास भी अलग अलग दो अलग अलग एंटिटी है, तो पेट यहाँ पे रूट एंटिटी हो गया और डॉग और कैट यहाँ पे चिल्ड्रन एंटिटी हो गई, ठीक है। तो इस तरीके से आप जितने भी फर्दर जा सकते हो तो उतनी इंफॉर्मेशन आपके पास डिवाइड हो सकती है, तो एक के पास है और दूसरे के पास वो डिराइव करके आ जाएगा, तो उसे यहाँ पे हियरार्की मॉडल डेटा मॉडल के अंदर भी उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे दिखा है कि फॉर एग्जाम्पल द डिपार्टमेंट इज द पेरेंट एंटिटी कॉल्ड रूट एंड इट्स सेवरल चिल्ड्रन एंटिटी लाइक स्टूडेंट प्रोफेसर एंड मैनी मोर, ठीक है। तो अलग तरीके से भी हम उसको डिवाइड करके रख सकते हैं कि किस किस तरीके से हियरार्की मॉडल के अंदर कन्वर्ट किया जाता है। फिर एक कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल, मतलब किसी भी तरीके की में जो ऑब्जेक्ट बनानी है, मतलब इसकी मदद से हम प्रोग्राम भी लिख सकते हैं सी प्लस प्लस के अंदर। मतलब कोई भी रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ बनाना रहता है तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल भी यूज किया जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पे दिया गया है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेटा मॉडल इज वन ऑफ द डेवलप्ड डेटा मॉडल एंड दिस कैन होल्ड द ऑडियो वीडियो एंड ग्राफिकल फाइल्स। मतलब इसके पास बहुत अलग अलग तरीके की आप डेटा स्टोर कर सकते हो, तो जिसके अंदर ऑडियो भी हो सकता है, वीडियो भी आप स्टोर कर सकते हो, फाइल्स को भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, तो ये अलग अलग तरीके की फाइल को आप स्टोर कर सकते हो। दिस कंसिस्ट ऑफ द डेटा पीस, मतलब अलग अलग तरीके की डेटा को इकट्ठा करके एक पीस बनाई जाती है, मॉडल बनाया जाता है। ठीक है, एंड दिस मेथड विच आर द डीबीएमएस इंस्ट्रक्शन, मतलब उसको प्रोग्राम आपको करना पड़ेगा कि डीबीएमएस के अंदर किस तरीके से आपको वो शेप बनाना है, मतलब इंफॉर्मेशन आपको बनानी है, मॉडल बनाना है। तो यहाँ पे दिया गया है कि आपके पास आई शेप, उसके अंदर पेंट है, तो यहाँ पे लाइन आप जोड़ सकते हो, लाइन आप पेंट कर सकते हो, सर्कल पेंट कर सकते हो, शेप लिस्ट आप पेंट कर दो, किस किस तरीके की आपको पेंट करनी है, तो उसके लिए भी फर्दर यहाँ पे पीस ऑफ इंफॉर्मेशन के अंदर कन्वर्ट किया गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप सारी इंफॉर्मेशन फर्दर डिवाइड कर सकते हो, मतलब प्रोग्रामिकली भी आप उसको लिख सकते हो, जिसकी मदद से अगर आपको प्रोग्राम के फॉर्मेट में भी उसको कन्वर्ट करना रहता है तो भी आपको समझ में आ जाएगा। तो ये हमारी अलग अलग तरीके की बहुत सारी डेटा मॉडल्स होगी, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल। पर सबसे ज़्यादा यूज कौन कौन सी होती है मेरे पास, एंटिटी रिलेशनशिप और रिलेशनल डेटा मॉडल, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा यूज होने वाली डेटा मॉडल्स हैं। ठीक है, तो आज के लेक्चर के अंदर हमने क्या पढ़ा कि आरडीबीएमएस के कॉन्सेप्ट और उसके बाद उसके ऑब्जेक्ट डेटा मॉडल। ठीक है, और लास्ट में हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन मैंने दिए गए ताकि आपकी अटेंडेंस यहाँ पे अच्छी तरीके से हो जाए। ठीक है, तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही था। थैंक यू।